तो हेलो हेलो, स्वागत है कौन वीडियो के अंदर में। तो आप लोग का भाई आ चुका है तो पार्ट 2 लेकर। तो आप लोग अच्छे होंगे तो यार पता होगा, मेरे को पता है, क्योंकि आप लोगों को यार फुल सॉल्यूशन वीडियो मैं लेके आ ही रहा हूँ। तो क्यों आप लोग अच्छे नहीं रहोगे। तो चलो फिर सबसे पहले 7वें नंबर का देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग देख लिए थे वो वाले का। ठीक है, ये वाला कल्पना वाला आप लोगों को देख लिया था। तो चलो फिर हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन हम फटाफट पढ़ लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग को यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक, वीडियो की लिंक पिन किया हूँ, उस वीडियो को जाकर जल्दी से वीडियो को देख लो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे साथ वो भी 1v1 किया है। ठीक है, और आप भी करना चाहते हो तो देखो चैट बॉक्स से लिंक पिन कर दिया गया है कि जो भी बंदा मेरे साथ या सत्यदीप सर के साथ प्लेइंग करना चाहता है या कस्टम 1v1 करना चाहता है तो जल्दी से उस वाले चैनल को, यानी कि उसके वीडियो के कमेंट में रिप्लाई करके, यानी कि आप लोगों को अपनी यूआईडी सेंड कर देनी है। और हाँ, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप लोग चलेगा, बट थोड़ा सा नीचे जाओगे तो मैं लिखा हूँ गेमिंग चैनल, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं कल से उस चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। बट अभी स्टडी सत्यदीप है, बट कल से वो गेमिंग में बदल जाएगा। तो चलो फिर सबसे पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ लेते हैं। उदारवाद का अर्थ क्या है। उदारवाद वह विचारधारा है जिनके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्यों की सुरक्षा और सामूहिक प्रयोग का परिणाम समझा जाता है। जॉन लॉक को उदार का जनक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और की पढ़ लेते हैं फटाफट 8वें नंबर के क्वेश्चन। तो बहिष्कार का अर्थ क्या है। बहिष्कार आमतौर पर नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक या प्राणीय कड़ों या देश के उपयोग से स्वेच्छित और जनभुक्षर रोकथाम का अर्थ कार्य है। और बहिष्कार का उद्देश्य किसी आपत्तिजनक व्यवहार को कुछ, और नीचे चलते हैं। और आप लोगों को ये वाली वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं इस वीडियो की लिंक आप लोगों को मैं डाल दूंगा। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं वहीं पे आप लोगों को वगैरह वगैरह दे देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों को जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे आंसर शीट वाली पीडीएफ चाहिए या आप लोगों को क्वेश्चन वाली पीडीएफ चाहिए, तो मैं वहीं पे दे देता हूँ। तो फटाक से वहाँ पे जाके जल्दी से फॉलो कर लो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़, यानी कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अपरजनक व्यवहार को कुछ आर्थिक नुकसान कर या नैतिक आक्रोध कर मजबूरन बदलने की कोशिश है। तो आप लोगों को तो इधर 9वां नंबर कहा जाता है कि निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। निरंकुशवाद ऐसे सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीय सैन्य बल पर आधारित सरकोर होती है। और 10वें नंबर पे आता है कि भू संगठन के उपाय लिखिए। तो चलो फिर उपाय लिख लेते हैं फटाफट। तो पहले कहा जाता है कि समूच रेखीय जुताई, और दूसरे में जाता है कि आप लोग इसी शॉट ले लो, वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो स्वच्छ वतन अथवा फसल की हरे भरे भूताई भित्ति। ठीक है, तीसरे पर जाता है कि पशुओं की अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण। और चौथे पर आता है कि वनों की कटाई पर नियंत्रण और वृक्षारोपण करना। और 11वें पर आता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय और आप लोगों के सामने 11 नंबर आता है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय उस आय को कहा जाता है जब किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन को उस देश की 9 वर्ष की माध्यवादी की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यह हमें उस देश के निवासियों को प्राप्त होने वाली औषधियों की मौद्रिक जानकारी देता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं 12वां नंबर आता है कि प्रचलित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो प्रचलित बेरोजगारी वह स्थिति है जब एक श्रमिक काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक किसी खास काम को इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसके पास उसके मेहनत करने को कुछ नहीं रहा होता। और 13 नंबर पे आ जाता है। तो 13 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं जल दुर्बलता क्या है, इसके प्रमुख कारण लिखे। जल दुर्बलता का अर्थ है जल दुर्बलता की कमी। और दूसरे शब्दों में जब
जब किसी वस्तु की आपूर्ति मांग से कम हो जाती है वह वस्तु दुर्बलता हो जाती है। देश के कई क्षेत्रों में जल की बहुत ही कमी है। जल की कमी के निम्नलिखित कारण है। पहला माना जाता है कि किसी प्रदेश में अधिक जनसंख्या जल की कमी का प्रमुख कारण है। दूसरे पर जाता है कि प्रदेश में यदि कम वर्षा होती है तो सूखा है तो जल की कमी हो जाती है। तीसरे पर जाता है कि अति पोषण या अत्यधिक उपयोग जल की कमी का प्रमुख कारण है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ये वाला 13 था। तो हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन को बढ़ लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कैसे हुआ रिपोर्ट लिखना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत से गाँव वाले आर्थिक हैसारियों मेल में शामिल होने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। वहां एकत्रित हुए लोगों को यह पता नहीं चला कि इलाके में मार्शल लागू जा चुका है और जनरल आर्थिक बंद सैनिकों के भीड़ पर गोलियां चलाई। सड़कों लोगों गए इस हत्याकांड में। और बहुत बड़ा है यार। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड खिलाफ विश्व में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन को 15 नंबर में आ जाता है कि भारत के लाइटेड एक्ट के विरोध में क्या था। तो उसका भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। वह एकत्रित हुए लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लागू। अरे यार वो तो वही क्वेश्चन आ गया हत्याकांड वाला। हाँ फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वो वाला है, भारत के लोग रावण के विरोध में क्यों थे। तो उसका आंसर आप 15 नंबर का आ जाता है कि ब्रिटिश विरोध भावनाओं को रोकने के लिए इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को चलाने और राजनीतिक केंद्रियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इसलिए भारत के लोग रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ थे। और आ जाता 16 नंबर पे कि 16 नंबर पे आप लोग देख सकते हो। इसमें ले लो क्योंकि हम भाई साहब इतना पढ़ेंगे तो हो जाएंगे मैं भी और आप लोग भी थक जाओगे। विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुशहाल बनाने नहीं है बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की धार्यता का मतलब होता है। ऐसे विकास करने जो आने वाले कई वर्षों तक सतत चलता रहे, यही तभी संभव होता है जब हम संसाधन का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करते हैं। पिछली यदि में दुनिया तेजी से औद्योगिकरण से स्थायी विकास का मुद्दा उभरा है। आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण ने प्राकृतिक संसाधन का बहुत शोषण किया था। तो आप लोग इधर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं समझ सकते हो। ठीक है 17 नंबर पे आ जाता है कि बल्कन प्रदेश में राष्ट्रीयवाद वाला समझाइए। तो आप लोग समझा सकते हो। पनपा समझाइए। ठीक है तो आप लोग देख सकते हो 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रीयवाद तनाव बल्कन प्रदेश में पनपा। इसमें आधुनिक रोमानियों बल्गेरिया गजब भी आदि शामिल हैं और इस क्षेत्रों में राष्ट्रीयवाद तनाव निम्न कारणों से पनपता है। तो आप लोग देख सकते हो इस क्षेत्रों में राष्ट्रीयवाद तनाव के पनपने का मुख्य कारण कौमानी राष्ट्रीयवाद का उदय था। और इधर आप लोग देख सकते हो अलग अलग देशों का द्वारा विभिन्न इस्लामों राष्ट्रीय समूहों ने स्वतंत्र होने की घोषणा की, जिसके बल्कि क्षेत्रों में गहरा टकरार होने लगा। 18 पे क्वेश्चन आ जाता है कि नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक लगा। पहले माना जाता कि 31 जनवरी 1930 को
गांधी जी ने वायसराय अरविंद को एक खत लिखा कि खत में उन्होंने मांगा का उल्लेख किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी, आप लोग इसी शॉट ले लो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट इसकी शॉट ले लो फटाफट, वही क्वेश्चन है, ठीक है। और शामिल करना पड़ा, यही वाला आ गया। प्राथमिक और द्वितीय वाला ये आप लोगों का आ चुका है। तो क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लेना, ठीक है, फिर आंसर है वाला। फिर 18 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 18 का क्वेश्चन था, ये 18 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो फिर हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तृतीय क्षेत्र का अन्य क्षेत्रकों के कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीयक क्षेत्रों में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक के विकास में मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में के क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियां की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसी का इतना बड़ा आंसर है ना, कुछ पूछो ही मत। और 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि जन्म का आधार विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संख्या के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। और 21 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 21 नंबर आता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल कई खतरनाक व विस्फोटक हो सकता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन जाता है। यदि राजनीतिक दल इस विभाजन के हिसाब से राजनीति का छोड़ करने लगे तो इसमें राजनीतिक विभाजन में बदलाव आ सकता है। और 21 नंबर का ही क्वेश्चन है, विभाजन में बदला जाएगा, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा कि जन आंदोलन सरकारी नीतियों ने किस प्रकार प्रभावित करता है। तो लोग सरकार में अपनी बातें मानने के लिए जन आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन सरकारी नीतियों पर कई तरह से असर डालते हैं। तो पहले माना जाता है कि जन आंदोलन अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन लेते हैं, इसलिए सूचना अभियान बैठकर आयोजन करता आदि कार्य किए जाते हैं। दूसरे पाया जाता है कि जन आंदोलन हड़ताल या सरकारियों काम काजों के बाधा उत्पन्न करते हैं ताकि सरकार उतनी बात मान ले। तीसरे पे आ जाता है कि आंदोलनकारी समूह के कुछ व्यक्ति सरकार को सलाह देने वाली अभिनीतियां और निकायों के शिकार कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 एक श्रम कानून है जिनका उद्देश्य कार्य करने का अधिकार है। इसके 3 प्रावधान निम्नलिखित है। तो इस लक्ष्य साल में 100 दिनों का रोजगार हर वर्ष व्यक्ति को देना है। रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। तो तीसरे में आप लोग देख सकते हैं, तीसरे का इस अन्य उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा प्रदान, ग्रामीण महिला को
असत्य बनाने तथा पालन को कम करने के लिए। तो मैं बता दूं कि उस वाली वीडियो में हम लोग सही जोड़ी सही जोड़ी बता दिए थे, असत्य असत्य नहीं होता थे, सत्य असत्य लिख सकते हो। तो पहला का हो जाएगा असत्य और दूसरे का भी पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य, असत्य असत्य सत्य असत्य, असत्य सत्य असत्य सत्य। फिर तीसरे का आ जाएगा असत्य हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा सत्य और पांचवे हो जाएगा सत्य और छठवें का रुको दिखा रहा हूँ, छठवें का हो जाएगा सत्य। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बट आप लोग मेरे साथ 1v1 करना चाहते हो, ठीक है, तो 1v1 करने के लिए जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की लिंक पिन कर दे। चैनल की लिंक पिन नहीं किया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, तो जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। और कल से हम लोग लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो नीचे एक गेमिंग चैनल लिखा है, तो उस पर जाके जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से हम लोग उस चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।